नमस्कार, मैं दिव्य प्रकाश इस YouTube चैनल के मंच के माध्यम से आपके सपनों का समर्थन करता हूं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। इस नियमित आज ये अपना पहला वीडियो है जो इंट्रोडक्शन पार्ट से ही जुड़ा हुआ रहेगा। आज हम लोग समझेंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के लिए कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से इकाई हमें पढ़नी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी विषय में हम प्रवेश करने से पहले एक छोटा सा यूनिट बना सकते हैं, जिसे आप विषय प्रवेश कह सकते हैं। विषय प्रवेश, इसके अंतर्गत विषय के मौलिक अवधारणाओं के बारे में समझ विकसित करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यानी आप कह सकते हैं इसमें हम सिलेबस की चर्चा कर सकते हैं, या इसमें दूसरा चैप्टर अपना चैप्टर या टॉपिक समझा जाए। यह हो सकता है जब मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, यानी कि जब राष्ट्र राज्य जैसी संस्थाएं नहीं थी, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का जीवन कैसा होता था, प्राकृतिक अवस्था में मानव। या फिर आप कह सकते हैं जो तीसरा यूनिट आएगा राष्ट्र राज्य के विकास से लेकर के हम लोग देखेंगे। या इससे पहले यूँ समझिए कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अलग अलग कुछ सिद्धांत हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्राचीन काल एवं मध्यकालीन इतिहास में किस प्रकार से राज्य हुआ करते थे, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुआ करता था, इसकी चर्चा की जाएगी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, एक संधि हुई थी वेस्टफेलिया की संधि, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के निर्धारण में एक लैंडमार्क पॉइंट माना जाता है। तो हम उस संधि के बारे में चर्चा करेंगे, वेस्टफेलिया की संधि। दरअसल यूरोपीय राष्ट्र आपस में लड़ते रहते थे और उनकी लड़ाई के बीच में जो गठबंधन तैयार होता था, वह गठबंधन होता था पंथ पर आधारित। रोमन कैथोलिक एक तरफ होते थे, प्रोटेस्टेंट एक तरफ होते थे, और इनके बीच में लड़ाइयाँ जारी रहती थी। वेस्टफेलिया की संधि के बाद नई विश्व व्यवस्था सामने आती है। यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अपना दूसरा यूनिट हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचारधाराएं। इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विचारधाराएं। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ विचारधाराओं का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना होता है। दरअसल इन विचारधाराओं का डायरेक्ट सिलेबस में या क्वेश्चन में कहीं पर कोई इसकी भूमिका नहीं होती है, लेकिन जब तक आप विचारधाराओं के बारे में समझ विकसित नहीं करेंगे, तब तक आप प्रश्न के मर्म को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तब तक आप प्रश्न पूछने के अलग अलग तरीकों के बारे में गहराई से समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने से पहले विचारधाराओं के बारे में अध्ययन अवश्य होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विचारधाराएं, इसमें हम लोग पहला चर्चा करेंगे यथार्थवाद, दूसरा आएगा आदर्शवाद, कई बार इसे उदारवाद भी लिखा जाता है, तीसरा आएगा मार्क्सवाद, चौथा नारीवाद, और पांचवा प्रकार्यवाद। इन्हीं पांचों विचारधाराओं का अध्ययन हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विचारधाराएं। अब हम अगले यूनिट की चर्चा करें तो अपना अगला यूनिट होने जा रहा है इससे जुड़ी हुई संकल्पनाएं। इसमें से 2 या 3 विचारधाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनकी संकल्पनाओं के बारे में भी गहराई से अध्ययन करना है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे
यथार्थवादी संकल्पनाएं, यथार्थवादी संकल्पनाएं, इससे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। यथार्थवादी संकल्पनाएं, अब जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रीय हित क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार ही राष्ट्रीय हित होता है। आगे हम लोग यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला देखेंगे राष्ट्रीय हित, दूसरा चर्चा करेंगे सुरक्षा, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, इन सभी प्रकार के सुरक्षा से जुड़े हुए पहलुओं का अध्ययन हम लोग सुरक्षा के अंतर्गत करेंगे। तीसरा आएगा शक्ति एवं शक्ति संतुलन। दरअसल शक्ति यहाँ पर नहीं पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन ही पढ़ा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि पहले शक्ति जानिए, इसके बाद शक्ति का संतुलन जानिए। जो स्टूडेंट शक्ति संतुलन के बारे में बढ़िया से समझ विकसित करना चाहते हैं, उन्हें शक्ति के बारे में जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। इसके बाद हम लोग चौथे टॉपिक के रूप में यहाँ पर चर्चा करेंगे शीत युद्ध की। शीत युद्ध जहाँ से आधुनिक राजनीति जन्म लेती है, जहाँ से भारत की भूमिका की शुरुआत मानी जा सकती है, यहाँ पर हम लोग शीत युद्ध की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हथियारों की जो रेस लगी थी, यानी आर्म्स रेस एंड डिटरेंस की चर्चा करेंगे। इसके बाद इसमें सबसे अंतिम चैप्टर होगा, इस यथार्थवादी संकल्पनाएं जो अपना यूनिट है, इसका सबसे अंतिम चैप्टर होगा आतंकवाद। आतंकवाद, इस प्रकार से यह अपना 3 यूनिट होगा। इसके बाद हम लोग चौथे यूनिट में प्रवेश करेंगे। अपना चौथा यूनिट होगा उदारवादी संकल्पनाएं। जैसे हम लोग यहाँ पर विचारधारा में यथार्थवाद की विचारधारा जहाँ पर जिन जिन संकल्पनाओं में, जिन जिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में जुड़ती है, वैसे संकल्पनाओं को कहते हैं यथार्थवादी संकल्पनाएं। वैसे ही जब आदर्शवाद यानी उदारवाद से जुड़ी हुई जो संकल्पनाएं हैं, उसे हम लोग उदारवादी संकल्पना कहते हैं या यथार्थवादी संकल्पना कहते हैं। तो इसके बाद अपना चौथा यूनिट हो जाएगा उदारवादी संकल्पनाएं। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र के सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी। प्रकार तो जानते ही होंगे, फिर भी कुछ और गहराई में जाकर के हम लोग लोकतंत्र के प्रकारों की भी चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा लोकतंत्र की उपयोगिता क्या है, लोकतंत्र पर राजनीति कैसे होती है, कहीं पर लोकतंत्र को स्थापित करने को लेकर के या कहीं पर वास्तविक लोकतंत्र को धरातल पर लाने को लेकर के, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर लोकतंत्र नामक अध्याय में। इसके बाद दूसरा आएगा पर्यावरण। पर्यावरण संकट इत्यादि सारे पहलुओं की चर्चा की जाएगी। और पर्यावरणवाद, पर्यावरणवाद एक छोटी सी विचारधारा है जिसका अपने आप में एक विशेष महत्व है, इसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके अंतर्गत तीसरा आएगा मानवाधिकार। मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मानवाधिकार से जुड़े हुए और कौन कौन से पहलू हैं, मानवाधिकार की राजनीति क्यों होती है, क्या होती है, इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ता है, या फिर भारत की इसमें क्या भूमिका होती है, इससे जुड़े हुए पहलुओं की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे मानवाधिकार के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वैश्वीकरण की। कोरोना महामारी के कारण जिसका कब्र खुदता हुआ प्रतीत होता है, इस वैश्वीकरण की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले यूनिट में प्रवेश करेंगे जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यह अपने आप में एक विशाल टॉपिक है। इसके
कुछ अंगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इससे प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना व्यक्त की जाती है। दूसरा होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, तीसरा होगा संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, चौथा होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा होगा महत्वपूर्ण एजेंसियां जो यूएनओ के मातहत कार्य करती है। इसके बाद हम लोग अगले यूनिट में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ से विदेश नीति की शुरुआत होगी। विदेश नीति की वास्तविक शुरुआत होगी, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की। हमारे विदेश नीति के कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं, भूगोल या फिर आबादी, इतिहास, इन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। यानी कि विदेश नीति के यानी फॉरेन पॉलिसी के निर्धारक तत्व। इस निर्धारक तत्वों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यानी कि आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी। किसके? भारतीय विदेश नीति की, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इसमें हम लोग भारतीय विदेश नीति को निर्मित करने वाली संस्थाओं के बारे में देखेंगे, किस किस व्यक्ति के या किस किस संस्था की भूमिका इसमें अहम होती है। महत्वपूर्ण संस्थाएं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर यह भी देखेंगे परिस्थितियाँ। कुछ प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती हैं, किसी देश का भूगोल, किसी देश की आबादी या उसका लोकेशन आप कह सकते हैं। यह किसी भी विदेश नीति के निर्धारित किए जाने में एक प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं। दूसरी परिस्थिति होती है मानव जनित परिस्थिति, जैसे कि कोई राष्ट्र परमाणु परीक्षण करता है या फिर कोई राष्ट्र अपने नेतृत्व को किसी अन्य दिशा में ले जाना चाहता है, यह मानव जनित परिस्थिति होती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय विदेश नीति के विकास की। अगला यूनिट होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का विकास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश की विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ी, इसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ पर दूसरा नाम आएगा अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का। इनके नेतृत्व में देश की विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ी, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मोरारजी देसाई। इसके बाद राजीव गांधी, जो यंगस्टर प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे हम नरसिम्हा राव जी ने विदेश नीति को किस प्रकार से संचालित किया, उदारीकरण के रास्ते पर ले गए हैं, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। नरसिम्हा राव जी के काल की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग भारतीय विदेश नीति में पड़ोसी पहले, जो अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे या आज हमारी सरकार कहती है, या इससे भी पहले इंद्र कुमार गुजराल जी ने जो कहा था, जिसे हम लोग गुजराल डॉक्ट्रिन यानी गुजराल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नरसिम्हा राव जी के बाद इंद्र कुमार गुजराल की विदेश नीति के निर्माण में, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नरसिम्हा राव जी के बाद इंद्र कुमार गुजराल जी की विदेश नीति के निर्माण में, इंद्र कुमार गुजराल जी की विदेश नीति के निर्माण में क्या भूमिका रही, इसकी चर्चा की जाएगी। इंद्र कुमार गुजराल जी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे वाजपेयी जी।
अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया और इसके बाद इन्होंने विदेश नीति का संचालन किस प्रकार किया, इसकी चर्चा यहाँ की जाएगी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 21वीं सदी में, हम लोग बात करेंगे 21वीं सदी में अपनी विदेश नीति का संचालन किस प्रकार से हुआ, यानी कि MMS मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश किस तरीके से आगे बढ़ा। और सबसे अंत में हम वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा विदेश नीति के मार्ग में किस तरीके से प्रैग्मेटिज्म की नीति अपनाई जा रही है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अपना अगला यूनिट होगा विदेश संबंध। ये तो नीति की बात आ गई। अब इस नीति को हम लोग अलग अलग देशों से किस प्रकार से संबंध स्थापित करने में उपयोग करते हैं, इसे देखेंगे। सबसे पहला अपना आएगा इसमें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महाशक्तियों के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं। महाशक्तियाँ ये वही महाशक्तियाँ हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय श्री को वर्ण किया था, साथ ही इनके पास वीटो पावर भी मौजूद है। इन महाशक्तियों में आप लोग जानते ही हैं, USA, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। इन महाशक्तियों के साथ हम अपने संबंधों की चर्चा करेंगे, संबंधों को आकलन करेंगे। इसके बाद अपना अगला यूनिट होगा निकटस्थ पड़ोसी। निकटस्थ पड़ोसी यानी ऐसे पड़ोसी जो हमारे साथ स्थलीय और जलीय सीमाओं को साझा करते हैं, निकटस्थ पड़ोसी। इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, जो हमें OIC में हमारी सहायता करते हैं या हमसे प्रतिद्वंद्विता करते हैं, यानी घनी मुस्लिम आबादी वाले देश, जिन पर अभी हाल में CAA कानून भी बनाया गया था, जहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए। इसमें आएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पड़ोसी में दूसरे प्रकार के पड़ोसी हैं हिमालयन पड़ोसी, हिमालयी पड़ोसी जो हमारे हैं, जिसमें आएगा नेपाल और भूटान। पड़ोसी के तीसरे प्रकार में हिंद महासागरीय पड़ोसी, जिसके अंतर्गत आएगा श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अपने दूरस्थ पड़ोसी की। दूरस्थ पड़ोसी यानी जिनसे हमारी भौगोलिक सीमा दूर है, परंतु हमारे मित्रता का स्तर इतना गहरा है कि हमें वह पड़ोसी की भांति ही प्रतीत होते हैं। दूरस्थ पड़ोसी, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जापान, इजराइल, ओमान, कजाकिस्तान, मॉरिशस, ब्राज़ील, या आप कह सकते हैं अफ्रीका वाले पार्ट में भी देख लें तो दक्षिण में जो दक्षिण अफ्रीका है, इसकी हमारी बहुत सारे संगठनों में हमारा साथ निभाता है यह, यानी साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा करेंगे। अब हम लोग बहुपक्षीय संबंधों में प्रवेश करेंगे। बहुपक्षीय संबंध जहाँ पर 2 से अधिक राष्ट्र आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उसे बहुपक्षीय संबंध कहते हैं। बहुपक्षीय संबंधों में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाओं के बारे में, जैसे कि क्षेत्रीय समूहों के बारे में हम लोग वहाँ पर अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय समूह, इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यूरोपियन यूनियन EU। इसके बाद हम लोग देखेंगे आसियान। तीसरा होगा अफ्रीकन यूनियन, या सीधे आप अफ्रीका कह सकते हैं, अफ्रीका।
क्षेत्रीय समूह की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और चौथा हो सकता है मध्य पूर्व, जिसे पश्चिम वाले मध्य पूर्व कहते हैं, उसी को हम लोग पश्चिम एशिया कहते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट की। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मध्य एशिया की। मध्य एशिया की जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, मिडिल एशिया। मध्य एशिया के बाद हम लोग चर्चा करेंगे ओशियाना की। ओशियाना यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के छोटे छोटे देश। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लैटिन अमेरिका की, जो वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका की कॉलोनी रहा था। इसके बाद अपना अगला यूनिट होगा प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय भी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले हैं और उनकी आर्थिक दशा और उनकी समस्याएं अलग अलग है, उनकी चुनौतियां अलग अलग है। जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओशियाना, या आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ एंड मिडिल अमेरिका। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वर्तमान के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ज्वलंत मुद्दे जो वर्तमान समय में गतिशील हैं, इसकी चर्चा की जाएगी। जैसे कि हम कह सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद, दूसरा कह सकते हैं साउथ चाइना सी, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अरब बसंत यानी अरब स्प्रिंग की। इसके बाद हम लोग चर्चा कर सकते हैं सीरिया संकट, जो कि अब हल होने की ओर है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अफगान संकट, जो लगभग हल हो चुका है या फिर और हल होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वर्तमान जो चुनौती डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद से सामना कर रही है दुनिया, वैश्वीकरण बनाम संरक्षणवाद। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कोरोना बीमारी के बाद, कोरोना महामारी के बाद जो नई विश्व व्यवस्था सामने आ रही है, इस नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडिया। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और विश्व के प्रमुख संगठनों, महत्वपूर्ण संधियों और प्रमुख संस्थाओं और समूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। वह भारत पर किस प्रकार अपना प्रभाव छोड़ते हैं, इसकी चर्चा की जाएगी। यानी कि विभिन्न संगठन, संधियां एवं समूह, इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं कॉमनवेल्थ संगठन, कॉमनवेल्थ, इसके बाद चर्चा कर सकते हैं सार्क, सार्क एंड बिम्स्टेक। तीसरा चर्चा का बिंदु हो सकता है आसियान, आरसीईपी, टीपीपी।
TTIP ARF। इसे आगे हम लोग विस्तार से समझते हुए देखेंगे इसका प्रशांत और हिंद महासागर की राजनीति पर क्या प्रभाव है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एपेक की। इसके बाद SCO, RIC, ब्रिक्स, IBSA, ऐसे संगठनों की चर्चा करेंगे या ऐसे समूहों की चर्चा करेंगे। इसके बाद बातचीत का अगला पड़ाव होगा मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया के कुछ संगठन हैं GCC, OIC, OPEC और अरब लीग। इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अपने बातचीत का अगला बिंदु होगा OECD। इसके बाद हम लोग आर्कटिक परिषद की चर्चा करेंगे। आर्कटिक परिषद आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल के बाद हम लोग बात करेंगे नॉर्डिक काउंसिल की। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अफ्रीकन यूनियन की। इसके बाद एक और संगठन आएगा गंगा मेकोंग सहयोग। इसके बाद फिर आप कह सकते हैं इंटरपोल या इस प्रकार की जो भी महत्वपूर्ण एजेंसियां या संधियां जो भी आएगी, इसकी चर्चा हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं जिसकी चर्चा किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब यदि ऐसे संगठनों की बात करें या ऐसे संधियों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण NGO हैं जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ग्रीन पीस, पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ट्रैफिक, कोएलिशन अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वेटलैंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक हैं जैसे कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट, मानवीय विकास सूचकांक रिपोर्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, व्यापार की सुगमता वाला रिपोर्ट, समावेशी विकास सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक रिपोर्ट और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इस प्रकार से जुड़े हुए जो कुछ भी परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जो कुछ भी महत्वपूर्ण सूचकांक होंगे, महत्वपूर्ण संस्थाएं होंगी, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर के लगभग 17 इकाई हैं, 17 यूनिट हैं और इसमें अलग अलग चैप्टर या फिर अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। इसका आने वाली कक्षाओं में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिलहाल विदा चाहता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही।